हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं और उनको जानते हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती में प्रयोग की जाने वाली समस्त संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि किसी संख्या, किसी समूह में किसी चीज को या किसी वस्तु को गिनना है तो हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती है। इसके आगे है दूसरा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। तो W बराबर यहाँ पर लिखा गया है 0, 1, 2, 3, 4। अर्थात यदि प्राकृत संख्याओं में केवल जीरो को हम शामिल कर लें तो जो संख्याओं का समूह में प्राप्त होगा वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद दिया है पूर्णांक इंटीजर्स। यदि प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इन्हें I या Z से प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो हमारी प्राकृत संख्या यदि उसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि उन पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं को शामिल करें लेकिन उनके चिन्हों को ऋणात्मक चिन्ह ले लें तो वे समस्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पर दिया गया है धनात्मक पूर्णांक जिसके आगे धन चिन्ह होता है और ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे ऋण चिन्ह होता है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है जिसे हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इसके बाद लिखा गया है, इसके बाद परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p/q जहां p, q पूर्णांक तथा q बराबर नॉट इक्वल 0 अर्थात हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें q से प्रदर्शित किया जाता है। q बराबर यहाँ पर लिखा गया 0, 1, 2/3, 4/3, 11/3, क्योंकि 0 को हम 0/1, 1/1 भी लिख सकते हैं जो हमारा p/q के रूप में रहेगा, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है पांचवा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p/q के रूप में न लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें t से प्रदर्शित किया जाता है। t बराबर यहाँ पर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। करड़ी में 3, करड़ी में 2, पाई 1.375 1.731 और 2 प्लस करड़ी में 3। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई भी संख्या है, यदि वह अपरिमेय संख्या के साथ बिलोंग करती है अर्थात शामिल है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। यदि हम इस 2 को देखें तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 को देखें तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो इसलिए ये सभी अभाज्य संख्या। यदि किसी संख्या हम 4 की बात करेंगे तो उसका वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए वह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आगे दिया स्व अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याओं का युग्म अर्थात जोड़ा जिनका HCF अर्थात मशा 1 हो उन्हें स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 3 का अगर मशा निकाला जाए तो 1 होगा, 4, 5 का मशा भी 1 होगा, 9 और 11 का मशा भी 1 होगा। इसलिए इस तरह बहुत सी संख्याओं का युग्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य भी हो सकती है। केवल कॉमन चीज ये आपका है कि उनका मशा 1 होना चाहिए, तो वो दोनों संख्याओं का जो जोड़ा रहेगा, युग्म रहेगा, उसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद दिया है कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात हमारे चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में अगर हम देखा जाए तो वह दिया गया है कि वास्तविक संख्या है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो यहाँ पर लिखा गया 0, 1.2, करड़ी में 3। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। तो आपको बता दें कि प्रत्येक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दें तो समस्त संख्याओं का समूह एक वास्तविक संख्या होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं।
सम संख्या इवन नंबर्स, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो सकते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर्स, जो संख्याएं 2 से 9 भाज्य हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। पूर्ण वर्ग संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट इत्यादि। पिछली कक्षा अर्थात 9वीं कक्षा में ही परिचित हैं। तो यहाँ पर हम इनके कुछ अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखो बच्चों, आपसे एक बात शेयर कर रहे हैं, जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप रट के किसी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप उसको समझने का प्रयास करें या किसी से पूछ लें। और किसी भी अध्याय या किसी टॉपिक या किसी कार्य को ही करना हो तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इस अध्याय की रूपरेखा तैयार किए हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस अध्याय से आपको एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो बहुत ही आसान होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भूमिका की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, हम 9वीं कक्षा में भली भांति इसको जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़े। यहाँ पर कुछ अनुप्रयोगों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा सिलेबस है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, अर्थात हम इसको पहले से ही जानते हैं, फिर से इसको हम पढ़ेंगे। और परिमेय संख्याओं उनके दशमलव प्रसारणों का पुनः भ्रमण, क्योंकि हम इनके बारे में कक्षा 8 और 9वीं में ही पढ़ चुके हैं। तो हम इस सिलेबस की पहली टॉपिक को शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपको बता दें, देखो बच्चों, वास्तव में प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। इसके बाद लिखा गया सर्वप्रथम इसका उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक भाग 8 में किया गया, लेकिन इसकी जानकारी बहुत पहले से ही थी। जैसे कुछ लोग इसको बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन इसका उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक भाग 8 में मिला। इसके बाद दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी प्रमेयिकता पर आधारित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि एल्गोरिथम एक किसी कथन को सिद्ध करने का कुछ चरण होते हैं, कुछ उनके नियम होते हैं, उन्हें एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? जिसे प्रमेयिका को इंग्लिश में लेमा कहते हैं, तो इसे लेमा थ्योरम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्या q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर दिया गया a बराबर बी क्यू प्लस r, लिखा गया a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और इस बात को हम समझते हैं कि जो r हमारा शेषफल होता है वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से
बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। लिखा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, q एक पूर्णांक है, के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। तो बच्चों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 2q अर्थात किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से हम गुणा कर दें तो वह सम पूर्णांक होगा। यदि 2 से गुणा कर दें किसी पूर्णांक में और फिर उसमें 1 जोड़ दें तो वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो यही दिया गया है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2, b भाजक है तथा तब यूक्लिड प्रमेयिका से 2 पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि यहाँ पर लिखा गया a बराबर 2q प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग दें तो हमारा शेषफल जो होगा वो सदैव 2 से कम ही होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है अर्थात जब भाजक 2 है तो शेषफल 0,1 धनात्मक अद्वितीय पूर्णांक होंगे। इस प्रकार a बराबर 2q प्लस, यहाँ पर r का मान 0 हो गया तो इसको अब हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर देखिए a बराबर 2q+1, क्योंकि हम 0 और 1 का ही प्रयोग करेंगे तो 0 का यहाँ पर प्रयोग किए हैं तो यह है, और जब इसके स्थान पर r के स्थान पर हम 1 का प्रयोग करेंगे तो हमारा a रूप होगा। तो ये देखिए हमारा विषम पूर्णांक है जो इस चैप्टर से रिलेटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर 4q+r। तो हम अब यहाँ से मतलब हम जान चुके हैं कि हमारा जो शेषफल होगा, क्योंकि भाजक 4 है तो शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3 ही हो सकता है। तो a बराबर देखिए यहाँ पर रखा गया a बराबर 4q+0 शेषफल यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 रखा गया, यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 4q सम है, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है। 4q+1 अगर इसमें देखा जाए तो ये भी सम है, 4q+2 ये भी सम है और 4q+3 ये भी सम है। यहाँ पर लिखा गया है कि इसका रूप हम दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 2m, इसको हम तोड़ेंगे 2 का गुणांक में तो 2 गुणे 2q होगा तो 2m, तो 2m+1 2m, वही बात है हमारा जो हम बताए थे कि हमारा एक 2q सम और 2q+1 विषम पूर्णांक होता है। तो इसके अगले कड़ी में देखो बच्चों, दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर दे दिया है 4m अर्थात b बराबर 4 तथा एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जब भाजक हमें पता है कि 4 है तो हमारा जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं a बराबर 4q+r। अगर r बराबर 0 तो a बराबर 4q+0। तो इसका अगर घन किया जाए तो 64q के घाते 3, तो a q बराबर होगा 4 गुणे 16q के घाते 3। तो इसको हम मान लिए 4m पूर्णांक मान लिए हैं कि m एक पूर्णांक है तो 4m होगा। तो हमारा देखिए 4m के रूप का हो रहा है। फिर r बराबर 1 मान लिए हैं तो r बराबर 4q+1। तो यहाँ पर aq बराबर, यदि इसका घन कर दें हम तो यहाँ पर देखिए 64q के घाते 3 + 1 और 12q 4q+1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 1 को यहाँ पर रख दिए हैं और इसमें से 4 कामन ले लिए। अब 4 कामन क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें 4m या 4m+1 या 4m+3 के रूप का लाना है। तो हम देखिए यहाँ पर 4 और इसको m मान लें तो 4m+1, तो m बराबर इतना मान लिए हैं। तो ये आपका 4m+1 के रूप का है।
r बराबर 2, तो a बराबर 4 क्यूब प्लस 2। अब दोनों तरफ घन किए हैं तो घन करने के बाद देखिए इतना हमारा हो गया a प्लस बी के घाते 3 पर हम इसको सॉल्व किए हैं तो हमारा देखिए 64 क्यूब प्लस 96 क्यूब का स्क्वायर प्लस 48 क्यूब प्लस 8। तो हम सब में से 4 कॉमन ले लें तो हमारा इसको हम पूरे को m मान लें तो m बराबर इतना माना गया। क्योंकि हम q का मान कुछ भी रखेंगे फिर 4 से हम गुणा करेंगे तो हमारा 4 से वो मल्टीप्लाई होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि m बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया r बराबर 3, a बराबर 4 क्यूब प्लस 3। अगर इसका घन किया जाए तो देखिए घन करने के बाद हमें मिला 64 क्यूब प्लस 27 प्लस 144 क्यूब घाते 3 प्लस 108 क्यूब। तो इसको हम क्या किए 27 को 24 प्लस 3 के रूप में लिख दिए और हमें क्योंकि 4 इसके मतलब 4 बाहर लेना है तो हम इसको 4 जब कॉमन लिए तो हमारा इतना बचा, इसको m मान लिए हैं तो 4m प्लस 3 के रूप का मिला। तो इस प्रकार से हमारा कथन सिद्ध होता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अगली कड़ी में आते हैं कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर दो स्थिति बन रही है, एक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 का। तो यहाँ पर देखिए 4 क्यूब प्लस 1 के तो हम लिखें n का स्क्वायर बराबर 4 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों तरफ वर्ग, पहले तो वर्ग किए हैं फिर करके एक घटाने, देखिए यहाँ पर एक घटा दिए हैं, इधर भी एक घटा दिए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a प्लस बी a फिर माइनस b, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिए तो 4 क्यूब बचा है और इसमें से देखिए इनको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 और इस क्यूब को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और इसको हम यदि m मान लें तो 8m हो जाएगा और इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं n का स्क्वायर माइनस 1 तो 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 8 से इसको विभाज्य कर सकते हैं और हमारा कोई m धनात्मक पूर्णांक बार भाग गई है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि यह विभाज्य 8 से n का स्क्वायर माइनस 1। स्थिति 2 अगर देखा जाए तो 4 क्यूब प्लस 3, यहाँ पर दिया गया n का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखो बच्चों फिर वही काम किया गया है कि दोनों तरफ वर्ग करके एक घटाने पर, तो एक जब घटाएंगे तो हमको ये तो लाना है तो इनको हम छोड़ दें क्योंकि हमें दिखाना है कि 8 से कट रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों कट रहे हैं ऐसा, तो हम इनको क्या कह रहे हैं ना कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम 8 से भाग दिए हैं यहाँ पर तो हम कुछ ऐसी संख्या रही होगी कि जो हमारा यहाँ पर भाग देने पर शेष पर 0 बचा है, इसका कहने का अर्थ है। उसी प्रकार से a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से हमने इसको मतलब तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन तो हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर इनका गुणा कर दें, इनको m मान लें पूरे को, तो यहाँ पर m और यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस 1/8 बराबर m पूर्णांक है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा मतलब हो रहा है, क्यों 8 से भाज्य है। तो हम आपको बता दें, मान लीजिए कि आप एक धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो एक ले लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0/8, बताइए 0 बार भाग जाएगी। अगर 2 लेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 तो हमारा सम पूर्णांक है, हमें क्या लेना है m पूर्णांक लेना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए विषम। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, मतलब हमारा जो आएगा 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9। यदि हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 8। देखिए भाज्य हो रहा है कि नहीं। अब हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 तो सम संख्या है, 7 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 तो यहाँ पर आएगा हमारा 8, 8 छके 48। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो 9 कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 तो 80 होगा, 80 को हम 8 से भाग दे सकते हैं, 10 बार जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है हमारा एक पूर्णांक आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें। अगर नहीं समझे हैं तो इस बात को फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इसे लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकते हैं।